हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बापूजी, बात ठीक तो है ना? इमरजेंसी रूम में रखा है उसे, बहुत जख्मी है वो, तो यहाँ जल्दी आ जा बेटे। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। कैसे हुआ ये सब? बापूजी कह रहे थे घर पे कोई पार्सल आया था, बाव से खोलने गए और इसमें धमाका हो गया। उस शेख ने मैसेज में यही धमकी दी थी कि धमाका होगा। एक धमाका हुआ था, बात जुबानी धमकियों से बहुत आगे निकल चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सौंपा गया, जो ऐसे संगीन मामलों की जांच करती है। सर, लोकल पुलिस उस घर में पहुंच चुकी है जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुनारिया गांव। तुम फोरेंसिक टीम लेकर वहीं जाओ और लोकल पुलिस से इस केस की पूरी डिटेल ले लो। मैं हॉस्पिटल जाकर विक्टिम के घर वालों से बात करता हूँ। यस सर। साहब, एक पार्सल आया था। किसके नाम पर? साहब, पार्सल पे तो मेरा ही नाम लिखा था। मुझे लगा बीज आए हैं और उस पे भी यही लिखा था। फिर पार्सल कल दोपहर में आया था। सरला उसे आज सुबह खोलने गई। मैं बाहर बैठा आंगन में चाय पी रहा था। साहब, मैं दौड़ा दौड़ा अंदर गया। अंदर धुआं ही धुआं भरा था और सरला जख्मी पड़ी हुई थी। सर, जेलेटिन यूज हुआ है। ये डेटोनेटर का टुकड़ा भी मिला है। सर, ये जला हुआ सर्किट मिला है। सर्किट और डिटोनेटर को बैटरी से कनेक्ट किया गया होगा। काफी बारीकी से काम किया है। सर, प्राइमरी फाइंडिंग से तो ये पार्सल बॉम्ब लग रहा है और एक्सप्लोजन के लिए जेलेटिन यूज किया गया है। ये बॉम्ब असेंबल्ड बॉम्ब था क्या? लगता तो ऐसा ही है, और जिस तरह से ये पार्सल पैक किया गया था, लगता है किसी शातिर दिमाग का काम है। जिलेटिन के ग्रेड और सर्किट की जांच में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2 दिन। और आप कह रहे थे कि जैसे विक्टिम ने पार्सल खोला तुरंत ब्लास्ट हुआ। सरला जी के पति जगदीश मकवाना को ऐसा लगता है। मैं तो पार्सल के बारे में भूल ही गया था। सरला ने मुझे याद दिलाई। आपने अभी तक बीज नहीं निकाले। एक काम करो, तुम ही निकाल लो। जगदीश जी, आपको कुछ अंदाजा है कि जब सरला जी पार्सल खोलने गई उसके तकरीबन कितनी देर बाद धमाका हुआ होगा? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? मेरा मतलब है कोई आपसी रंजिश, कोई ऐसा है जो आपके घर में ये पार्सल बॉम्ब भेज सकता है? साहब, मैं एक छोटा आदमी, किसान हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा छोटा सा गांव है। अगर किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो वो 2 बातें सुना देगा। ऐसे बॉम्ब थोड़ी भेजेगा मारने के लिए। साहब, दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे और बापूजी को भी फोन पर धमकी मिल रही थी। कैसी धमकी? अब डॉक्टर साहब, देखिए, हालत पहले से स्टेबल है, लेकिन कुछ इंजरीज बहुत ज्यादा है। कुछ कट्स तो बहुत डीप है और आंख में भी इंजरी है। कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर? है भी और नहीं भी, लेकिन इलाज बहुत लंबा चलेगा और प्लास्टिक सर्जरी भी होगी। प्लास्टिक सर्जरी क्यों? उनके दाएं हाथ की 3 उंगलियां बहुत बुरी तरह जल चुकी हैं। समझिए, खत्म ही हो गई है। पुनीत, आप कह रहे थे कि फोन करके कोई आपको धमका रहा था? हाँ सर, कोई शेख नाम का आदमी है। काफी समय से फोन करके हमें धमकी दे रहा था। मुनारिया प्लस थाने में हम लोग कंप्लेन कराने भी गए थे। फिर सर, वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि हम उसका फोन उठाना बंद कर दें। हम लोगों ने वैसे ही किया और पिछले हफ्ते एक बार फिर उसका मैसेज आया। क्या लिखा था मैसेज में? मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ सर। बहुत समझाया पर तू नहीं समझा। मनीषा को तूने नहीं छोड़ा, अब तो भुगतेगा।
देखना कैसा धमाका होता है। ये मनीषा कौन है? जी मैं हूँ सर। मेरी पत्नी है साहब। तो ये फ़ोन करने वाला आपको धमका रहा था कि आप अपनी पत्नी यानी मनीषा को छोड़ दो। कोई आपको बार बार फ़ोन करके धमका रहा था, थ्रेट कर रहा था। तो आपने इस मामले को इतना लाइटली क्यों लिया? मैंने कहाँ लाइटली लिया, मैं तो कंप्लेन करने भी गया था। उन्होंने कहा कोई मजाक कर रहा होगा। ये मजाक नहीं था। ये फ़ोन करने वाला शेख जो भी है उसका आपकी पत्नी मनीषा से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, वरना वो ये क्यों कहता कि अपनी पत्नी मनीषा को छोड़ दो। बिना आग के धुआं नहीं उठता, और यहाँ तो आग आपके घर तक पहुँच गई है। मनीषा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो आपने पुलिस स्टेशन में उस दिन पहली बार उस शेख की आवाज़ सुनी थी? जी सर। मुंबई के किसी भी थाने में पूछ ले, पता चल जाएगा डॉन शेख क्या चीज है। लेकिन सर, मनीषा किसी शेख को नहीं जानती और ना ही कभी ये मुंबई गई है। लेकिन ये खुद कह रही हैं कि इन्हें वो आवाज़ जानी पहचानी लगी थी। हाँ सर, पर मैं कुछ पक्का नहीं कह सकती, सिर्फ मेरा अंदाजा है। आपके अंदाजे से किसकी आवाज़ थी वो? तरुण पारिक की। कौन है तरुण पारिक? कहाँ रहता है? सारथीपुर गांव में। वहाँ एक कॉलेज में प्रोफेसर है। मेरा मतलब था। कौन सा गांव कहा आपने? सारथीपुर? जी सर, वो पार्सल भी सारथीपुर पोस्ट ऑफिस से ही आया था। तो मनीषा जी, जब आपको शक था कि शेख की आवाज़ में तरुण पारिक बात कर रहा है, तो आपने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? सर, मनीषा ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे वो आवाज़ तरुण की नहीं लगी। मैंने भी एक बार उससे बात की हुई है। क्या लगता है आपको, ये तरुण पारिक ऐसा कर सकता है? मैं भी यही जानना चाहती थी सर, इसलिए जैसे ही पुनीत ने मुझे इस हादसे के बारे में बताया, मैंने तुरंत तरुण को फोन करके पूछा। मनीषा, तुम ये क्या कह रही हो? तरुण, सच सच बताना, क्या तुम शेख बनकर पुनीत को कॉल कर रहे थे? मैं शेख बन के क्यों फोन करूंगा? मुझे क्या हासिल होगा? और मैं पुनीत को फोन करूंगा ही क्यों? मैं उसे जानता नहीं, फिर उसे या उसके माँ बाप को मैं धमकाऊंगा क्यों? मनीषा, तुम मेरी हालत जानती हो। यहाँ बिस्तर पर पड़ा हूँ एक फर्नीचर की तरह। पर उस आदमी की आवाज तुमसे बहुत मिलती है तरुण। मनीषा, क्या पहले मुझे कम तकलीफें हैं जो तुम अब ये इल्जाम लगा रही हो? तरुण का कहना है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन क्या तरुण ऐसा कर सकता है? वो जिस हालत में, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। पर सर, आज भी जब मैंने उससे बात की, मुझे ऐसे लगा कि उसकी आवाज शेख से मिलती है। तरुण पारिक का और शेख जिस नंबर से आपको कॉल करता था, वो दोनों नंबर बताइए। हाँ सर। उस शेख की आवाज़ का तरुण से मिलना और जिस पार्सल में बॉम्ब आया था, उस पार्सल पर सारथीपुर यानी तरुण के गांव की स्टैम्प का होना, मतलब साफ है तरुण का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और आपका तरुण पारिक से। तरुण और मनीषा का एक अतीत था। दोनों को एक दूसरे के प्रति असंतोष था, इसलिए एक मोड़ पर आकर दोनों की राहें अलग हो गई थी। एक ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की थी और दूसरे को मानो बदकिस्मती ने एक जगह जकड़ लिया था। तरुण की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। 1 साल पहले तक वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, चल फिर सकता था, शादी करके सेटल होना चाहता था, और इसी के लिए तरुण और मनीषा की मुलाकात हुई थी। 1 साल पहले जुलाई 2011 में मैं पहली बार तरुण से मिली थी। वो अपने बापूजी के साथ मेरे घर आया था मुझे देखने। तरुण को मेरे लिए मेरे बापूजी ने पसंद किया था। रिश्ता पक्का हो गया, पर मैं पूरी तरह खुश नहीं थी। हमारी सगाई हुई थी। तो मनीषा जी, अगर आप उस सगाई से खुश नहीं थी तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? बताया था सर, बापूजी को भी और तरुण को भी। तरुण सारो छोकरो छे, पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, संस्कारी भी है। शादी का फैसला सिर्फ रूप रंग या कदकाठी देकर थोड़ी किया जाता है। इंसान का स्वभाव, उसका बर्ताव असल में यही मायने रखता है। और बापूजी, बेटा,
मैं मानती हूँ तरुण थोड़ा मोटा जरूर है, पर दिल का बहुत ही अच्छा है। किसी को पसंद करने के लिए ना उसकी खूबियां देखी जाती हैं, खामियां नहीं। देखो, जो तुम्हारे दिल में है ना, बेझिझक कह दो। तरुण, प्लीज़ बुरा मत मानना, शायद तुम्हें मेरी बात अजीब भी लगे, पर तुम हाँ हाँ कहो। तुम मोटे हो तरुण। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरी सोच कितनी छोटी है, पर मैं क्या करूँ तरुण। मेरे लाइफ पार्टनर के लिए मेरे मन में एक इमेज है, एक तस्वीर है, और तुम वैसे नहीं हो तरुण। आई एम सॉरी, शायद मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पर नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ। पर मनीषा, अगर मैं अपना वजन कम कर लूँ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर तो तुम मुझे पसंद करोगी। हमारी मुलाकात भले ही अरेंज हुई हो, पर मेरे लिए तो वो लव एट फर्स्ट साइट था ना। तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था मुझे। देखो मनीषा, मैं वादा करता हूँ मैं पतला हो जाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, डाइट, योगा, एक्सरसाइज, जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा बन के दिखाऊंगा। पर मनीषा, मुझे एक मौका तो दो। तरुण काफ़ी मेहनत कर रहा था, वजन घटाने का जुनून सवार था उस पर फिर भी मैं अंदर से खुश नहीं थी। लेकिन मैं ये कह नहीं पाई। वो खुश था, पर मुझे अभी भी ये रिश्ता एक समझौता लग रहा था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा था। क्या? वाह मनीषा, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? बेटा थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर ने कुछ बताया? मुझे मेरे पैर फील क्यों नहीं हो रहे? मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? वाह, बेटा ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? अभी तो उसके कमर के नीचे का पूरा शरीर कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो गया है। डॉक्टर, तरुण फिर से चल तो पाएगा ना? वेल, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, रेगुलर मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन पहले की तरह चलना फिरना वो तो ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लग रहा है मुझे। मैं तेरी मुश्किल समझ सकता हूँ, पर तू अपने पर कोई बोझ मत रखना। तेरी जिंदगी का फैसला है ये, मजबूरी से नहीं, मर्जी से लेना। तू जो भी फैसला लेगी ना, उसमें हम तेरा साथ देंगे। वाह, ये मनीषा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं बेटा, पहले दवाई खा ले। तुमसे कुछ कहा क्या उसने? मिलने क्यों नहीं आ रही वो? नहीं बेटा, मेरी बात नहीं हुई इससे। पर तू चिंता क्यों करता है? मैं और तेरे बापूजी है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, ये ले। आखिर मैं कब तक उसका फोन नहीं उठाती? मैंने तय कर लिया, उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगी।
हेलो मनीषा, इतने दिनों से फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? तरुण, वो मैं... अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है ना यहाँ आके कहो। तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे साथ की कितनी ज़रूरत है, और तुम साथ दोगी ना तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तरुण, मैं सगाई तोड़ रही हूँ। मनीषा प्लीज ऐसा मत कहो। तरुण सॉरी, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मनीषा, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया, फिर भी तुम मुझे छोड़ रही हो, वो भी इस हालत में। प्लीज तरुण, चीजों को सिर्फ अपने नजरिए से मत देखो, वरना तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। तरुण, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, और मैंने कोशिश की थी, पर सच तो ये है कि मैं आज तक हमारे रिश्ते को दिल से अपना ही नहीं पाई हूँ। जैसा तुम चाहती थी वैसा बनने की कोशिश में लगा हुआ था ना मैं। अब नसीब खराब था, ये एक्सीडेंट हो गया। सोचो मनीषा, अगर ये हादसा तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हें कभी भी इस तरह नहीं छोड़ता, ये तुम भी जानती हो। प्लीज तरुण, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका दुख है मुझे, पर मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। मेरी खुशी नहीं है इस रिश्ते में तरुण, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। आई एम सॉरी, बट प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। बाय। मनीषा, मनीषा, मैंने सगाई तोड़ दी। उसके 3 महीने बाद पुनीत और मेरी शादी तय हो गई। हम दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुना था। आपकी शादी के बाद भी तरुण आपको फ़ोन करता था? I mean, क्या फ़ोन करके कभी उसने धमकाया आपको? सर, धमकाया तो कभी नहीं, पर उसके फ़ोन आते रहते थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। एक बार तो पुनीत ने भी बात की थी उससे। आपने फ़ोन किया था? नहीं सर, वो बार बार मनीषा को फ़ोन किया करता था, विनती करता था उससे मिलने के लिए, इसलिए मनीषा ने उसका कॉल मुझे डाइवर्ट कर दिया था, और मैंने बहुत शांति से उससे बात की थी, और उसने मेरी बात समझ भी ली थी। उसके बाद से उसने कभी भी मनीषा को फ़ोन नहीं किया। तो उसके बाद से तरुण का फ़ोन आना बंद हो गया। ये शेख का फ़ोन आना कब से शुरू हुआ? सर, कुछ 3 हफ्तों पहले। और इस तरुण ने फ़ोन करना कब बंद किया? तकरीबन 1-2 महीने पहले। आप दोनों की शादी को कितना वक्त हुआ? 4 महीने। आपने कहा था कि तरुण ने PhD की थी। जी सर। किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। तो क्या ये सब तरुण ने किया था? मुझे नहीं पता, लग तो ऐसा ही रहा है, बाकी पुलिस पता लगा रही है। इतना क्या गुस्सा था उससे हम पे? एक इंसान जिसे किसी लड़की ने ठुकरा दिया हो, उसके साथ हुई मंगनी को तोड़ दिया हो, और एक हादसे ने उसे बिस्तर से जकड़ दिया हो, क्या ऐसी शारीरिक और मानसिक हालत में वो इंसान बदला लेने के लिए इतना भयानक कदम उठा सकता है? सारे सबूत तरुण पारिक की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन क्या ये सबूत काफी थे तरुण को मुजरिम साबित करने के लिए? सर, 44456778 इस नंबर से शेख पुनीत को फोन करता था, लेकिन ये नंबर तरुण पारिक के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रीपेड सिम कार्ड है और उसके गांव सारथीपुर से खरीदा गया है। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन तरुण की जो हालत है वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। जरूर इसमें उसके साथ कोई और भी शामिल है। FSL रिपोर्ट कब आ रही है? संजय से बात हुई थी सर, कल तक भेज देगा। ना साहब जी ना, पहले तो मनीषा ने मेरे दिकरे के साथ सगाई तोड़ दी, और उस पे अब ये इल्जाम लगा रही है। मारो दिकरो बिचारो, वो तो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, वो ये सब कैसे कर सकता है? आप ही जरा सोचिए साहब। जी, सोचने वाली बात तो है कि आखिर तरुण ने ये सब कैसे किया होगा, पर बेहतर यही होगा कि ये बात हम एक बार तरुण से पूछ लें। तुम्हारा फोन है? जी हाँ। इस फोन के अलावा कोई दूसरा फोन भी है? जी नहीं।
सर, ये एक और फोन मिला है सर। इसमें से सिम कार्ड तो निकाल लिया गया है, पर सेंट मैसेजेस में ये एक मैसेज मिला है। ये देखिए। बहुत समझाया पर तुम नहीं समझे। तुमने मनीषा को नहीं छोड़ा, अब तुम भुगतोगे। देखना कैसा धमाका होता है। तुम ही थे ना जो शेख बनकर पुनीत और उसके बापूजी को धमकाते थे? जी नहीं। देखो, इस फोन से सिम कार्ड भले ही निकाल दिया गया, लेकिन पुनीत को धमकाने के लिए तुमने जो मैसेजेस भेजे थे वो अभी भी इसमें सेव्ड हैं। होगा, पर मैंने वो मैसेज सेंड नहीं किया। देखो तरुण, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जगदीश मकवाना के घर में जो धमाका हुआ था उसमें तुम्हारा हाथ है। पर सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और अगर करना भी चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? मेरा बेटा बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। जी साहब, ये बिस्तर ही इसकी दुनिया बन गई है। इसे छोटे से छोटे काम के लिए भी उसकी बाकी मदद की जरूरत पड़ती है। मदद तो किसी ने जरूर की है तरुण, किस क्राइम में? बोलो तरुण, तुम्हारे साथ इस क्राइम में और कौन शामिल था? मैं पहले भी कह चुका हूं ना, मैंने किसी को फोन किया ना मैसेज। मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है सर। तुमने पीएचडी की है ना फिजिक्स में? जी। तो बॉम्ब बनाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा। बॉम्ब बनाने के लिए पीएचडी होने की जरूरत नहीं है सर। इंटरनेट पे तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप जानते हैं, साबुन से भी बम बन सकता है। काफी अच्छी रिसर्च कर रखी है तुमने बम बनाने पर तुमने साबुन का नहीं, जेलेटिन का इस्तेमाल किया था। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे फंसाया जा रहा है। संघवी, गोविंद और नरेश 24 घंटे इस घर पर पहरा देंगे और आपका बेटा इस घर में नजरबंद रहेगा। साहब, मेरा बेटा निर्दोष है। जी नहीं, उसकी हालत का लिहाज करते हुए हम पूछताछ में उससे सख्ती नहीं बरत रहे हैं और ना ही उसे अरेस्ट करके जेल ले जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ साहब, वो बाथरूम तक 4 कदम चल के नहीं जा सकता। क्या तरुण कभी घर पे अकेला होता है? साहब, मैं तो सुबह से खेत में चले जाता हूँ, दोपहर तक यही उसका ख्याल रखती है और दोपहर में ये मुझे मदद करने खेत में चली आती है। मैं सच कहता हूँ साहब, मेरे बेटे की तो तकदीर ही फूटी हुई है। वो किसी को धमकी क्या देगा? और बम बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल तो उठ रहे हैं श्यामलाल जी, और जवाब भी हम ढूंढते रहेंगे। अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो पुख्ता सबूत के साथ आएंगे। ठीक है बापूजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा बहुत ज़्यादा है, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। तो अब बापूजी कह रहे थे कि फिलहाल बा को घर ले आते हैं, बाद में देखेंगे कैसे करना है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तरुण ने तुम्हारे बा और बापूजी को मारने की कोशिश की। उनसे क्या दुश्मनी थी उसकी? तुमने उसे छोड़ दिया था तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। नफरत इंसान से कुछ भी करा सकती है। माना कि वो तकलीफ में है, पर हमें तकलीफ देके उसकी तकलीफ कम हो जाती क्या? मैंने पार्सल का कागज खोला, उसमें एक डिब्बा था। वो बड़ी मुश्किल से खुला, उसमें और एक डिब्बा निकला। मुझसे वो खुला ही नहीं जा रहा था। मैंने काफी जोर लगाया, फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। धड़ाम से आवाज आई और अंधेरा छा गया। उस बॉक्स के साथ आपने कोई वायर जुड़ा हुआ देखा था? जी नहीं, अगर देखा भी होता तो भी मैं सपने में नहीं सोचती कि उसमें बम होगा। पार्सल दोपहर में आया था तो वो अगले दिन तक आपके घर पर ही था? जी। साहब, मैंने साइकिल पे पीछे के कैरियर पर रखा था वो पार्सल। अब तो सोचकर भी कांप उठता हूँ, कितना किलोमीटर घुमा मैं वो बॉम्ब लेकर। उस पार्सल पर कोई वायर बंधा हुआ था क्या? जी नहीं साहब,
वो पार्सल सीधा पोस्ट ऑफिस में आया था, वहीं से मुझे दिया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो किसी का तो ध्यान जाता ना। जिलेटिन ग्रेड 2 का इस्तेमाल हुआ था और सर्किट डिटोनेटर से अटैच था। पूरा दिन पार्सल उनके घर पे रहा। अगले दिन जब उनकी पत्नी सरला ने उसे खोला तब धमाका हुआ। मतलब डेटोनेटर और बैटरी के बीच पेपर या ऐसी कोई चीज रखी होगी। बॉक्स खोलते वक्त वो पेपर वहां से हट गया होगा। सर्किट कंप्लीट हो गई, डिटोनेटर एक्टिव हो गया और जिलेटिन ब्लास्ट हो गया। लेकिन तरुण को ये जिलेटिन मिला कहाँ से होगा? इतना पावरफुल एक्सप्लोजिव इतनी आसानी से तो नहीं मिलना चाहिए। राइट सर, ग्रेड 2 का जिलेटिन इस्तेमाल हुआ था, जो आमतौर पर माइनिंग साइट पर विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल होता है या प्लिंथ बनाते वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो इसे बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती होगी और खरीदने के लिए परमिशन की? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिटर्न परमिशन मिलने के बाद ही कोई इसे खरीद सकता है, वो भी सिर्फ लाइसेंस डीलर से। मतलब किसी डीलर ने इलीगली बेचा होगा तरुण को, और कोई है जिसने ये सब तरुण के लिए अरेंज किया होगा। आखिर इस धमाके को अंजाम देने में तरुण की मदद किसने की थी? एक तरफ पुलिस तरुण के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई थी और दूसरी तरफ ये धमाके की खबर आग की तरह आसपास के गांव में फैल गई थी। छोटे से गांव में घटी इस अकल्पनीय घटना की गांव वालों में चर्चा होने लगी थी और अगला क्लू गांव के ही एक आदमी से मिला। नमस्कार साहब, सूरज ठक्कर बोलू छू, सारथीपुर गांव का सरपंच। हाँ सरपंच साहब बोलिए। साहब ये मुन्नरिया गांव में जो बॉम्ब फटा ना, उसके बारे में आपके साथ बातचीत करनी थी। ठीक कहिए। सर हमारे गांव में दो लड़के हैं, करण सोलंकी और रोशन सोनी। ये दोनों इस धमाके के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे ही गांव में खबर फैली, ये दोनों लड़के सामने से चलकर मेरे पास आए। बहुत घबराए हुए बेचारे दोनों। करण, रोशन, डरने की जरूरत नहीं। तुम लोग जो कुछ भी जानते हो सब कुछ सच सच बताओ। तरुण सर हमारी कॉलेज में पढ़ाते थे, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, फेवरेट सर थे वो हमारे। क्या तुम दोनों ने तरुण की बॉम्ब बनाने में मदद की थी? नहीं सर, तरुण सर के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था हमें उसके बारे में पता था, तो हम कभी कभार उनके घर जाया करते थे उनका हाल चाल पूछने के लिए। फिर एक आध महीने पहले उन्होंने हमें अपने घर बुलाया। रोशन, करण, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। बोलिए ना सर, शू करवाना चाहिए? तुम दोनों होशियार हो, तुम ही मेरा ये काम कर सकते हो। जिलेटिन, पर ये तुमको क्यों चाहिए? अरे हमने नहीं, तरुण सर को चाहिए। तरुण पारेख ने। तरुण पारेख? पर शा માટે? वो उन्हें घर के पीछे बोरवेल खोदना है, उसके लिए छोटा ब्लास्ट करना है। ये फटाकड़ा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाए। इसको खरीदने के लिए पहले परमिशन लेटर लगता है और हमको भी ये रजिस्टर बनाना पड़ता है कि हमने किसको क्या सामान बेचा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिखाना पड़ता है। लेकिन सर ने तो मुझे कुछ बता नहीं था। पर गोपाल भाई, तरुण सर तो कॉलेज के प्रोफेसर है, गांव में सब जानते हो उन्हें, आप भी उनको जानते हो और आपको उनकी तबीयत के बारे में भी पता होगा। वो बेचारे लेटर के लिए कहाँ भाग दौड़ करेंगे? आप ही कुछ देख लो ना। ठीक है, रुको मैं लाता हूँ। सर सौगन खाने को जो हमें नहीं पता था तरुण सर बॉम्ब बनाने के लिए सामान मंगवा रहे थे। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तरुण ने जो सामान मंगवाया था वो बॉम्ब बनाने के लिए मंगवाया था? हमने पेपर में पढ़ा था, ये धमाका मुनारिया गांव में हुआ था, किसी जगदीश मकवाना के घर। तो जगदीश मखवाना 46 मुनारिया गांव, बीजूपुर तालुका। एक काम करो रोशन, एड्रेस को गुजराती में भी लिख दो, और हाँ, ऊपर वाली साइड पे बीज लिख देना ताकि जगदीश भाई को भी मालूम पड़े हमने उनके लिए क्या भेजा है। हमने ही वो पार्सल सारथीपुर पोस्ट ऑफिस से भेजा था। तुम दोनों ने तरुण के लिए कोई सिम कार्ड भी खरीदा था? हाँ सर, मैंने खरीदा था। करण, ये लो पैसे, और मेरे लिए नया सिम कार्ड ले आना। वो क्या है ना कि मेरा सिम नेटवर्क ही नहीं पकड़ता रूम में। सर वो हमारे प्रोफेसर थे, हमें नहीं पता था वो हमसे ऐसा कोई गलत काम करवाएंगे। सर उनकी हालत देखकर बुरा लगता था उनके लिए, पर अगर हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि उनके इरादे ऐसे हैं तो हम कभी उनका साथ नहीं देते। देखो मैं जानता हूँ तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोगों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन हमें तुम दोनों का बयान लेना होगा, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो।
सॉरी साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो ना साहब। साहब तरुण पारेख जैसा आदमी ऐसे काम के लिए जिलेटिन मांग रहा होगा, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता साहब। कोई बात नहीं, एक बार जेल जाएगा ना तो कोई भी लापरवाही करने से पहले 10 बार सोचेगा। चलो। बेटा ये लोग क्या कह रहे हैं? बोल बेटा तरुण, सच बोल। हेलो। कितनी बार बोला बे? छोड़ दे मनीषा को। लेकिन मेरे बेटे पुनीत ने किया क्या है? मनीषा बहन है अपन की। पुनीत को बोल उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। कौन है तू? मुंबई के किसी भी थाने में पूछ ले, पता चल जाएगा। सबको उड़ा दूंगा, बोल देता हूँ। बहुत समझाया पर तू नहीं समझा, अब तो भुगतेगा। देखना कैसा धमाका होता है। हाँ, मैंने बनाया था वो बम। जब तुम दोपहर में चली जाती थी तब मैं उस पर काम करता था। पूरा 1 हफ्ता लगा था उस बम को बनाने में। मेरे स्टूडेंट्स का इस्तेमाल भी मैंने ही किया। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। तरुण, तुमने ऐसा क्यों किया? आप नहीं समझ सकते, आप में से कोई नहीं समझ सकता मेरे दिल की हालत। मैं बिखर चुका था, मुझे बहुत गुस्सा था मनीषा पर। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ दी थी? हाँ, मैं मोटा था इसलिए उसे पसंद नहीं था, पर उसकी खुशी के लिए कोशिश कर रहा था ना पतले होने की। पूरी मेहनत कर रहा था। पर एक्सीडेंट के बाद जब मेरी ये हालत हो गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। इसमें मेरी क्या गलती थी? लेकिन तरुण, इसमें मनीषा की भी क्या गलती थी? किसी को यूं बीच मझधार में छोड़ देना गलत नहीं है क्या? तरुण, तुम्हारी नाराजगी जायज है, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन मनीषा तुमसे अलग होना चाहती थी। ये उसका फैसला था, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें उसका फैसला मानना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था ना। अगर मैं उसकी जगह होता या वो मेरी जगह होती, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं नहीं जानता कि मनीषा की जगह तुम होते तो क्या करते, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुमने जो किया जुर्म है, संगीन जुर्म। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुमने एक बम बनाकर कितनी जिंदगियों को खतरे में डाला? पुनीत की मां की जान जा सकती थी, वो पोस्टमैन जिसने वो पार्सल डिलीवर किया उसकी जान जा सकती थी, या दोनों गांव के किसी एक पोस्ट ऑफिस में वो बम ब्लास्ट हो जाता तो कितने लोग मरते? तुम्हारे स्टूडेंट भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे। तुमने अपने अंदर ये जो बेवजह नफरत पाल रखी है ना, ये नफरत तुम्हारे अपनों पर भी भारी पड़ सकती थी। सपोज अगर बम बनाते वक्त वो बम इस घर में, इस कमरे में ब्लास्ट हो जाता तो? तरुण, तुम पढ़े लिखे हो, पीएचडी हो, फिर भी अपने अंदर लगी आग को बाहर आग लगाकर बुझाना चाहते थे। तुम्हारी जिंदगी में अगर किसी बात को लेकर डिप्रेशन था तो किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को कंसल्ट कर सकते थे, या कम से कम अपने माँ बाप से बात करके अपने मन का बोझ हल्का कर सकते थे। तरुण, जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुम्हारी हालत पे तरस भी आता है, लेकिन तुमने जो किया वो गुनाह है, ऐसा गुनाह जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इस गुनाह की सज़ा तुम्हें बाकी क्रिमिनल्स की तरह ही मिलेगी। कल हाउस अरेस्ट खत्म हो जाएगा, हम चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। कल हम तरुण को कोर्ट ले जाएंगे और इसकी कस्टडी की डिमांड करेंगे। बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? चोट लगी थी बा। जब एक पति को पत्नी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो मुझे छोड़कर चली गई। बेटा, वो तेरी पत्नी नहीं थी। सगाई हुई थी ना, शादी होने वाली थी। लेकिन बेटा, वो तुम्हारे साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी। ऐसे लड़के के लिए क्या जी जलाना जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन बेटा, हम लोग तो तुम्हारे साथ थे ना, और आज भी है। जब तक मैं जीऊंगी तुम्हारे साथ रहूंगी। और मैं भी। पर बेटा,
एक बात जरूर कहूंगा, तुमने जो किया वो गलत किया। तरुण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हमारे पास सबूत हैं और उन दोनों स्टूडेंट के बयान भी हैं। हमें जल्दी तरुण की कस्टडी मिल जाएगी। तरुण मुझसे गुस्सा था। उसने मेरे सास ससुर पर क्यों हमला किया? वो आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाकर अपने घाव भरना चाहता था। यही सोच अक्सर इंसान को अपराधी बना देती है। अगले दिन तरुण को कोर्ट ले जाना था, लेकिन उसकी बजाय तरुण को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तरुण के लिए अब सजा से बच पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर उसने एक आखिरी दाव खेला और इस केस का रुख ही बदल गया। यार नरेश, साहब के जाने के बाद छठी बार वोमिटिंग की उसने। साहब को फोन लगाया गया? मेरे ख्याल से लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत रही तो कल उसे कोर्ट कैसे ले जाएंगे? तरुण की माँ से पूछो, कोई सीरियस बात तो नहीं है? कभी कभी उसे ऐसी उल्टियाँ होती रहती है, भारी दवाइयाँ खानी पड़ती ना, इसलिए। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? नहीं। चिंता मत कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। 10-15 बार वोमिटिंग कर चुके हो तुम। मुझे तो आदत है सबकी। 1-2 बार और दवाई लूंगा तो सब तकलीफ दूर हो जाएगी। तो गोविंद बताना तो चाहिए था। सर, मैंने तरुण को 2-3 बार पूछा, लेकिन हर बार उसने यही कहा कि ये सब उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर उल्टियां नहीं रुक रही थी तो कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। सुबह से कितनी उल्टियां आ चुकी हैं उसे? सर, वो कल से उल्टी पे उल्टी किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में उसे कोर्ट ले जाया जा सकता है। और ये तो मुझे अब बता रहे हो जब हम ऑलरेडी उसे कोर्ट ले जाने के लिए निकल चुके हैं। संघवी सर, एम्बुलेंस बुलाओ। तरुण की हालत सीरियस है, हमें उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? तरुण देखो, मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। तुम सजा से बचने के लिए ये चालाकी कर रहे हो, लेकिन ये चालाकी नहीं है, बुज़दिली है। सर, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है सर, जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, और वो सजा मैंने खुद को दे दी है सर। तरुण, तरुण क्या किया तुमने? तरुण, तुमने जानबूझ के कोई गलत दवाई खाई है? सर, मैंने जो गुनाह किया है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, और मेरी मौत का भी। सॉरी सर, सॉरी। तरुण, तरुण, तरुण बेटा, बेटा तरुण, तरुण, सर, ये देखिए। मैं अब जीना नहीं चाहता। वैसे भी मैं कहाँ जी रहा था। अपने किए पर शर्मिंदा हूं मैं। मुझे अपने गुनाह का एहसास है और पछतावा भी। इसीलिए मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है। मैंने दवाइयों का ओवरडोज लिया है। मेरी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। पुलिस कह रही है उसने आत्महत्या कर ली। उसे ये सब करके क्या मिला? पुनीत, तरुण के साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत दुख है, और लगता है कहीं ना कहीं इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं मनीषा, खुद को दोष मत दो।
तुमने कुछ नहीं किया है। सब तो यही बातें कर रहे हैं ना कि आज तरुण जिस हाल में है, मेरी वजह से। देखो, लोगों को जो बोलना है उनको बोलने दो, तुम परवाह मत करो उनकी। पुनीत, क्या अपनी खुशी चाहना गलत है? मैं तरुण से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, और जब मुझे साफ साफ दिख गया कि मैं इस रिश्ते में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, तो मैंने उस रिश्ते को वहीं खत्म कर दिया। तो क्या गलत किया मैंने पुनीत? धोखा तो नहीं दिया था तरुण को, तो सब मुझे ही क्यों गुनहगार ठहरा रहे हैं? मनीषा, तुम्हें अपने लिए जो सही लगा वो तुमने किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें खुद को कसूरवार समझना बंद करना पड़ेगा। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए हम बाहर चले जाते हैं। मेरे हिसाब से हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। सरलाबेन को लंबे ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा, लेकिन अब उनकी हालत में काफी सुधार है। हालांकि उस धमाके की वजह से उनकी एक आंख का विजन लगभग 20% जा चुका है। एक्सप्लोजिव डीलर गोपाल इस वक्त हिरासत में है। उस पर गैर कानूनी तरीके से विस्फोटक पदार्थ बेचने के चार्जेस लगाए गए। उसे एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत बुक किया गया है। मनीषा और पुनीत उस भयानक हादसे को भुलाकर फिर से अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तरुण की मौत के साथ ही उसके खिलाफ दर्ज हुआ केस भी बंद कर दिया गया है। तरुण वाकई में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार हुआ था, और उसकी जिंदगी का अंत भी दर्दनाक तरीके से हुआ। अगर तरुण चाहता तो वो इस निराशा के भंवर से बाहर निकल सकता था। अपनी हिम्मत और अपने माता पिता के सपोर्ट से वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकता था, लेकिन तरुण ऐसा नहीं कर पाया। वो अपने गुजरे हुए कल को अलविदा नहीं कह पाया, अपने आप को मिले रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाया, और नफरत और निराशा के दलदल में धंसता चला गया। जब जिंदगी के हमसफर को चुनने की बात आती है तो सबकी अपनी अलग पसंद होती है। हम किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये फैसला करने का हक हर इंसान को है। मनीषा ने भी अपनी जिंदगी में ऐसा एक फैसला लिया था, जिसे अगर तरुण ने मान लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है, आपसे जुड़ा रिश्ता तोड़ देता है, तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को अपने जीने का जरिया बना देने से, अपनी आप बीती पर हर पल शोक मनाने से क्या वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस लौट आएगा? नहीं। आपसे दूर जा चुके उस इंसान को तकलीफ देकर, उसे चोट पहुंचाकर क्या आपको सुकून मिल सकता है? हरगिज नहीं। बदले की भावना ने आज तक किसी को सुकून नहीं दिया है, और ना ही कभी दे पाएगी। वो भटक रहा था, और वो लोग जान के भी अनजान बन रहे थे, किसी के सुनते ही नहीं थे। वो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन क्या इतना ही काफी है कि कोई अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दे दे? सिर्फ अच्छे दिल का नहीं, बड़े दिल वाला था, मस्त मौला। किसी का दोस्त हो तो ऐसा दोस्त हो। बहुत ही दरिया दिल लड़का था। खुद तो शौकीन था ही, लेकिन अपने साथ वालों की भी खूब खातिरदारी करता। मैं किस मुंह से उसे सुधरने को कहता? वो हर बार ही पलटकर मुझसे पूछता, क्या आप सुधरेंगे पहले? मैं अपने सुहाग और अपनी कोख के बीच पिसी जा रही थी। अगर पति की बात मानती तो बेटा रूठ जाता, और अगर बेटे को लाड़ करती तो पति कहता कि मैं अपने बेटे को बिगाड़ रही हूं। सॉरी, वो किसी से बात नहीं करना चाहती। अच्छा होगा आप उसे अकेला छोड़ दें। मिलनसार, मस्त मौला, खुश मिजाज, बिंदास, पर भटका हुआ, लेकिन दिल का साफ, चार्मिंग भी। पर जब हमें वो मिला तब वो बिल्कुल वैसा नहीं था। लेकिन ये लड़का था कौन? आपको कहाँ मिला? खो गया था क्या? खो दिया गया।
पॉकेट में मोबाइल वॉलेट कुछ भी नहीं है। जवान लड़का है, किसी अच्छे घर का लगता है। सर, आसपास का सारा एरिया स्कैन किया बट नथिंग। साहब, सुबह कपड़े धोने निकली थी बादली लेकर तो देखा यह लड़का पड़ा था। पास जाकर देखा तो मरा हुआ था। ये लड़का यहीं कहीं का है आसपास का? आप लोगों में से कोई जानता है इसे? नहीं साहब, इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। इस लड़के को कहीं देखा आपने? याद नहीं आ रहा है ये यहाँ आया है या नहीं आया है। ये शायद यहाँ नहीं आया है। The number you have called is currently switched off. फोन अभी भी बंद आ रहा है उसका। मम्मी। सुनील, कुछ पता चला क्या? नहीं मम्मी, वो दो बार में पीने बैठता तो सारे बार मैंने चेक किया, पर वो कहीं भी पीने नहीं बैठा था। सुनील, फिर वो गया कहाँ होगा? आप टेंशन मत लो बड़ी मम्मी, मिल जाएगा वो। अरे आया क्या? नहीं संजय जी, अभी तक तो नहीं आए, और आएंगे भी तो पहले घर जाकर ही आएंगे ना। समझ में नहीं आ रहा बिना बताए चला कहाँ गया। एज 22 और 25 के बीच होगी, यंग आदमी। पहले सर कुचला गया, फिर गला दबाया गया। हाँ, यहाँ लाए जाने के करीब 9 या 10 घंटे पहले डेथ हुई होगी। 9 या 10 घंटे पहले मतलब कल 15 दिसंबर को रात 11 और 12 के बीच। और हाँ, ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल का लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी इसने। इसके साथ साथ नशीले दवाइयों के ट्रेसेस भी मिले। मैडम, लास्ट की फोटो में घोड़बंदर के हर इलाके में घुमा चुका हूँ, लगता नहीं कि ये लड़का यहाँ का लोकल है। मानिक, तुम थाने वेस्ट में भी फोटो घुमाओ, मैं यहाँ ईस्ट में और बाकी के इलाकों में एक टीम डिस्पैच करती हूँ। लक्ष्मण, फोटोग्राफ सारे थानों में फैक्स करवा दो, ईमेल करवा दो, सारे चैट ग्रुप्स में भी तस्वीरें पोस्ट कर दो। वैसे मर्डर तो कल रात को हुआ है, इतना जल्दी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के चांसेस कम लग रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि मर्डर कल रात को हुआ है, लेकिन मिसिंग तो पिछली कई रातों से हो सकता है ना, तब तो कंप्लेंट दर्ज की गई होगी। ये रही, परसों शाम को 5:30 बजे लग गई थी बाइक। काउंटर स्लिप भी है मेरे पास। ये लड़का था जिसने बाइक पार्क की थी? पक्का याद नहीं है, शायद यही था। यहाँ पार्किंग लॉट में कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं साहब, कभी जरूरत नहीं पड़ती। जी जी, MS 03 56Y7 मेरे बेटे की बाइक है। कहाँ मिली? क्या हुआ? उसकी बाइक कुर्ला स्टेशन की पार्किंग में मिली है। 15 की शाम से वही पार्क थी। कुर्ला स्टेशन? मैंने उस गोविंद भील वाले से भी पूछा था बड़े भैया। अरे इस बाबा को तो खूब पहचानते हैं हम, रोज ही आते हैं पानी पूरी खाने। कल शाम अपनी दुकान से निकला था पानी पूरी खाने के लिए, पर कल तो वो आए नहीं। उनका समय फिक्स होता है। पक्का नहीं आया था साहब, झूठ क्यों बोलूंगा आपसे। मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि वो यहाँ पर रोज आकर डबल प्लेट पानी पूरी खाते थे, मीठी कम, और एक पार्सल प्लेट सेव पूरी का अपने साथ लेकर जाते थे। संजय जी, ताजुब हो रहा है हमको, वो कल काहे नहीं आए? अब तो जानते हैं रोज हमको सेव पूरी खिलाते थे। पापा, मैं पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या? नहीं बेटा, तू बस खा के जल्दी लौटा। बस यूं गया और मैं यूं आया पापा। वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर ले आइए। चैट ग्रुप्स में लड़के की 2 तस्वीरें फॉरवर्ड हो रही थी। एक में उसे मिसिंग बताया जा रहा था और दूसरे में उसकी लाश को अनआइडेंटिफाइड बताया जा रहा था। मिसिंग कंप्लेन कुर्ला इलाके के पुलिस थाने में दर्ज थी। अनआइडेंटिफाइड बॉडी हमारे कोडबंदर यूनिट के ताबे में थी। ये फासला तय होते होते 24 घंटे और निकल गए। कब आई? मेरी नज़र अभी पड़ी सर। आशीष जायसवाल? जी, आशीष जायसवाल 24 साल का है और 15 दिसंबर की शाम से गायब हुआ था। और हमें लाश मिली दूसरे दिन 16 दिसंबर की सुबह।
क्या कहा पुलिस वालों ने राम भैया? आशीष मिला उन्हें? चाहिए उसे ले आइए। आज तो ऐसी खबर लूंगी उसकी, भाग के कैसे जा सकता है वो? आशीष के पापा, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है आशीष? जी सर, ये आशीष जायसवाल है, मेरा भतीजा। आज इसका जन्मदिन है। आज ये 25 साल का हो गया। पंद्रह दिसंबर की शाम को आशीष अपनी बेकरी से निकला। जी हाँ, आशीष के फादर राम कुमार और उसके चाचा संजय ने जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी तब यही बताया था। ये राम कुमार जायसवाल और संजय जायसवाल कजिन्स हैं। उस इलाके में दोनों की अपनी अपनी बेकरियां हैं, काफ़ी फेमस है सर। ये आशीष राम कुमार की बेकरी से 5:15 बजे निकला पानीपुरी खाने। डेली रूटीन था उसका, इसलिए वो पानीपुरी वाला भी हैरान है कि लड़का उस दिन आया क्यों नहीं। मतलब उसने पानीपुरी नहीं खाई, कहीं और चला गया? डेली रूटीन क्या था उसका? मेरा मतलब पानीपुरी खाने के बाद कहीं और जाता था? जहाँ तक हमने पता किया, ये आशीष 5-5:15 बजे अपनी बेकरी से निकलता था और पास के पानीपुरी वाले के पास जाता था, पानीपुरी खाता और एक सेवपुरी पार्सल करवाता था और वापस अपनी बेकरी पर आ जाता। पार्सल अपने पिता के लिए लेता? जी नहीं, अपने दोस्त के लिए, ब्रिजेश कनौजिया। ये उसकी बेकरी के सामने वाली बिल्डिंग में वॉचमैन है। ब्रिजेश भैया, ये लीजिए आपकी सेवपुरी। अरे आप रोज रोज हमारे लिए काहे ले आते हैं? अरे है ही रोज रोज खाने वाली चीज, आप खाइए, सोचिए मत। लीजिए, एक ठो तो लीजिए। ना 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 ना, हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो है मिस पानीपुरी। जैसे ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो वो बुरा मान जाएंगी। तो आप दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करिए, हम निकलते हैं। तरुण, ये आशीष जायसवाल की बाइक तुम्हें कुल्ला स्टेशन की पार्किंग में मिली? जी हाँ, कल दोपहर में। ये आशीष उस भेल वाले के पास गया ही नहीं सर। उसने अपनी बाइक स्टेशन पे पार्क की, उसके बाद कहीं और चला गया। उसकी लाश के पास से हमें कोई मोबाइल नहीं मिला। तरुण, आपके पास आशीष का कोई फोन रिकॉर्ड है? आशीष के फ़ोन रिकॉर्ड्स आज मिलेंगे फ़ोन कंपनी से। एक्चुअली हमने रिक्वेजिशन भी लेट डाली। आशीष 15 की शाम को गायब हुआ था और उसकी फैमिली 16 की शाम को हमारे पास आई थी। 15 की रात भर और 16 के दिन उन्होंने खुद ढूंढा होगा आशीष को। वो लोग बता रहे थे कि आशीष को पीने पिलाने का शौक था। वो रोज़ शाम को अलग अलग बार में अलग अलग दोस्तों के साथ मंडली जमाता। तो उसका चचेरा भाई सुनील उसे आसपास के बार में ढूंढ रहा था, दोस्तों से भी कांटेक्ट कर रहा था। ये तो पक्का है कि आशीष किसी ना किसी बार में पीने जरूर बैठा होगा, क्योंकि उसके ब्लड में अल्कोहल की काफी मात्रा पाई गई। अब सवाल यह है कि नशीली दवाई उसे किसी पहचान वाले ने पिलाई या फिर किसी और ने। सिर्फ जायसवाल परिवार ही नहीं, अक्खा चौल शोक मना रहे साहब। आज आशीष का जन्मदिन था ना? हो साहब, पार्टी रखी थी उसने, घर घर जाके न्योता दिया। अब देखिए, आज उसी की अर्थी उठ रही है। अच्छा, सुनने में आया ये आशीष काफी पीता था? हो मैडम, बाप बेटे दोनों पीते थे, लेकिन ना तो कभी किसी का बुरा चाहा और ना ही किसी का बुरा किया। आशीष सिर्फ अपनी आई का लाडला नहीं था, पूरी चौल की जान था वो। सबका प्यार मिलता था उसे। राम नाम। आशीष का फोन 15 दिसंबर की रात 9:35 को स्विच ऑफ हुआ, भांडुप। उस शाम उसे कोई और कॉल नहीं आया, ना ही उसने किसी को कॉल किया। बस एक लास्ट कॉल है 8:45 पर 444568909 इस नंबर पर।
और सर फिर 10 मिनट बाद इसी नंबर पर दोबारा कॉल हुआ 8:55 पर। 44568909 पता करो ये किसका नंबर है और आशीष बाइक पार्क करके कहाँ गया। लेकिन अजीब बात है, आशीष रोज की तरह पानी पूरी खाकर बेकरी पर वापस नहीं लौटा, लेकिन उसके पिता को कोई चिंता नहीं हुई। फोन स्विच ऑफ हुआ तब चिंता हुई। एक और बात है सर, ये आशीष कुर्ला से घोड़बंदर किसके साथ आया होगा? इसको यहाँ घोड़बंदर में लाके मारा गया होगा या फिर सिर्फ बॉडी डंप की गई है? मुलुंड चेक नाका और दहीसर चेक नाका, इन दोनों जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। पता करते हैं कि आशीष घोड़बंदर कैसे पहुंचा, जिंदा या मुर्दा। साहब, रामकुमार जी नहीं आए? जो हालत ज़्यादा ख़राब है तो इसलिए मैं चला आया। पी के सो गए? कल इकलौते बेटे की लाश को अग्नि दी है और आज पीकर सो गए? पीना तो रोज़ होता है सर, पर आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो बेकरी कैसे चलती है? जैसे तैसे मैनेज हो जाता है सर, पर पहले ऐसे नहीं था। जब हम दो भाई उत्तर प्रदेश से यहाँ के बस गए तब कभी कभार रामकुमार भैया पी लिया करते थे शौकिया तौर पे, लेकिन ये शौक कब लत बन गई पता ही नहीं चला। और लगता है यही लत उन्होंने अपने बेटे को विरासत में दे दी। लाश के ब्लड सैंपल में हद से ज्यादा अल्कोहल के ट्रेसेस मिले। अब क्या बताएं सर, आशीष स्वभाव का बहुत प्यारा बच्चा था, पर अपने पिता के नशीले नक्शे कदम पे निकल पड़ा। इकलौता था तो लाड प्यार भी हो रखे थे, रोकने टोकने वाला कोई था नहीं और न सुनने वाला। एक बार तो मैंने ही पकड़ा उसे नशे की हालत में, फिर मैंने जाके रामकुमार भैया को बताया भी था। मेरा बेटा थोड़ा बहुत पी पा लेता है और तुम कह रहे हो कि वो भटक गया। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, आशीष ने बहुत पी रखी थी, सोचा आपको बता दें। संजय, तुमने हमने गांव में तकलीफ देखी और यहाँ आकर भी पाँव जमाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। मैं वो तकलीफ अपने बेटे को झेलते हुए नहीं देख सकता। अब देखो, ये जो कुछ भी कमाया है ये सब आशीष के लिए तो है ना। हमारा फर्ज था आपको बताना, फिर ये ना हो भैया कि पानी सर से गुजर जाए। पानी किसके सर के ऊपर से गुजर गया संजय? ऐसा क्या कर दिया आशीष ने? चोरी कर दी, डाका डाल दिया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया उसने। हम दोनों भाई कोई साथ नहीं रहते साहब, काम धंधा भी अलग है हमारा। हमारा बेटा सुनील आशीष का हम उम्र है, हमें डर था कि कहीं आशीष की तरह हमारा बेटा भी बोतल हाथ में न थाम ले। आपके हिसाब से आशीष को किसने मारा? हमारे हिसाब से आशीष का असली कातिल नशा, और शराब ही नहीं साहब, कीमती शौक पालने का नशा। किस तरह के शौक पालता था आशीष? और लाश पे से तो आपको कुछ मिला नहीं। आशीष गले में 2-2 चेन, 3 अंगूठियां और कान में सोने की बाली पहनता था। आशीष अपने दोस्तों के साथ पीता था? हाँ साहब, और अपने दोस्तों को भी साथ पिलाता था। 15 की शाम को वो किसके साथ बैठा था और किस बार में? वो हमें नहीं पता। संजय जी, आप लोग कुर्ला में रहते हो, घोड़बंदर से क्या कनेक्शन है आप लोगों को? हमारा तो कोई लेना देना नहीं। जी सर, मेरी और आशीष की अच्छी फ्रेंडशिप थी। हमें तुम्हारा नंबर उसके कॉल रिकॉर्ड से मिला है किरण। उसने तुम्हें 15 तारीख की शाम को एक बार 8:45 पे कॉल किया, उसके बाद दूसरा कॉल 10 मिनट बाद 8:55 पर। लेकिन ये बात तुमने उसके घर वालों को नहीं बताई, क्यों? सर, एक तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, और दूसरी बात ये कि मुझे मालूम ही नहीं था कि आशीष उस रात को कहाँ बैठा था और किसके साथ बैठा था। ये जो 2 कॉल उसने तुम्हें किए थे वो किस लिए किए थे? हाँ आशीष, बोल भाई। हाँ हेलो, कहाँ है तू? घर पे हूँ, और का? ये बता तू कहाँ है? यार मैं तो ये कंचन बार में बैठा हूँ, तिलक नगर वाले। क्या बात है भाई, एंजॉय कर रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा पी लिया है। सुन यार, अकेले घर नहीं जा पाऊँगा, तू आ सकता है क्या पिकअप करने? हाँ ठीक है, आता हूँ। कहाँ बोला तू? कंचन बार तिलक नगर वाला ना? सर, बस मैं फटाफट खाना निपटा के निकल ही रहा था, उतने में मुझे आशीष का दोबारा कॉल आया। हाँ आशीष। हाँ सुन, तू निकला नहीं ना यार, रहने दे यार, मैं अब थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, आई कैन मैनेज। पक्का आशीष, पक्का ना? हाँ पक्का यार, पक्का। अपन कल बैठेंगे ना यार, लंबे टाइम के लिए, क्यों? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू संभाल के घर जा। हाँ यार, संभाल के। हाँ हाँ। और मैं गया ही नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आशीष गायब हो गया है। मुझे तब पता चला जब उसकी बॉडी मिली। तिलक नगर के कंचन बार में वो किसी के साथ था? किसके साथ था ये तो पता नहीं, पर उसके साथ कोई ना कोई तो जरूर होगा। वो अकेले बैठ के कभी नहीं पीता था।
रामकुमार जी, आपका बेटा किसी के साथ घोड़बंदर क्यों गया होगा? कैलाश, पता करो इस कंचन बार में आशीष के साथ दूसरा कौन था। जरूरी नहीं कि आशीष का दोस्त किरण सच बोल रहा हो। तो पहले इस किरण के हक में हाथ डालो। अगर सच कहीं अटका है तो खींच के बाहर निकालो। सर, वैसे ये आशीष काफी बिंदास और मौज मस्ती वाला लड़का था। राइट सर, पूरा चौल तो यही कहता है। उसकी पीने की बुरी लत के बावजूद चौल के सारे लोग उसे प्यार करते थे। लेकिन कोई तो था जिसे उसका पीना खटकता था। पर इतने के लिए मर्डर? इस कंचन बार को तुरंत स्कैन करो। वो हमारा घोड़बंदर में एक छोटा सा 1 BHK मकान है। ऐसा कहीं लगाना था, इसलिए खरीदा था। खाली है? आशीष कभी जाता था वहाँ? जी नहीं, किराए पर चढ़ाया है। फिर तो किराया लेने जाता हो, है ना? जी नहीं, 11 महीने का किराया एक साथ दे देती थी पार्टी। मैं किराया लेने भी जाता तो इतनी रात के वो क्यों जाता वहाँ? रामकुमार जी, आशीष रोज एक फिक्स टाइम पर पानी पूरी खाने निकलता था बेकरी से, और फिर खाकर वापस भी लौटता था। बस एक दिन 15 दिसंबर को वो वापस नहीं लौटा, तो आपने फोन नहीं किया जानने के लिए? नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि वो वापस नहीं लौटेगा। ऐसा कभी नहीं होता था। चाहे जितनी रात हो गई हो, चाहे जितना नशा किया हो, आशीष घर जरूर लौटता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बिना बोले रात में घर से बाहर रहा हो। सावित्री जी, क्या आपके परिवार में किसी से कोई दुश्मनी या बाहर किसी से कोई अनबन? आशीष का बस एक दुश्मन था, नशा। तूने मुझे जुबान दी थी, कसम खाई थी कि तू अब फिर से नहीं पिएगा। मैंने इसे बेकरी से पैसे देना बंद कर दिया, तो फिर ये पीने वीने के लिए इसके पास पैसे आते कहां से हैं सावित्री? कहीं तो नहीं देती इसे पैसे? इसने आज घर के सारे काम कर दिए थे, मतलब एक एक काम, इसलिए मैंने दिए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उन सारे पैसों की शराब पी लेगा। बिजली बिल भर दिया, गैस का बिल भर दिया, टीवी और मोबाइल का रिचार्ज भी कर दिया, सारे काम कर दिया आपके। और ये खरीद लाया मार्केट से। तुमने मांगा नहीं था, फिर भी ले आया। वो किचन का डब्बा देखा है, एकदम मोहनजोदाड़ो हो गया। दे दो किसी म्यूजियम में। जब तू इतने अच्छे से सारी जिम्मेदारी निभाता है ना, तो मेरा दिल फूल के गुब्बारा हो जाता है। और जब कोई मेरी मेहनत का ना मुझे कोई छोटा सा टिप दे देता है, ये कोई 5-6 हज़ार रुपए, तो मेरा भी दिल फूल के गुब्बारा हो जाता है माँ। 5,000? हाँ माँ, इतने सारे काम कर दिया आपके सवेरे से। अब इतने सारे काम करने का 5,000 तो बनता है। तूने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई सख्ती नहीं जताई। बेटा, मुझे लगा था तुझे पैसे जूतों कपड़ों के लिए चाहिए। तू उन सारे पैसों की शराब पी गया? ये बहुत गलत बात है। अम्मा, रोज बेकरी बंद करने के बाद पापा वाइन शॉप जाते हैं, वहाँ पे एक क्वार्टर खरीदते हैं, और वही क्वार्टर गली में 3 घूंटों में अंदर गटक जाते हैं, फिर घर आते हैं पापा। देख, मुझ में और तुझ में फर्क है। क्या फर्क है पापा? आप भी दिन भर बेकरी में काम करते हो, आपके नीचे मैं काम करता हूँ। काम में अगर मेरे कोई कमी हो तो बताइए ना। तू अभी सिर्फ 24 साल का है, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सब छोड़िए, आप लोग एक बात मुझे बताइए, आज तक इस घर में आपको कोई शिकायत लेके आया कि तुम्हारा लड़का शराब पी के बदतमीजी कर रहा था, नाली में गिरा पड़ा हुआ था, अपनी लिमिट नहीं मालूम है, या फला लड़की को छेड़ रहा था? किसी ने बोला कुछ? और ऐसा भी नहीं कि पैसे नहीं होते तो मैं किसी दूसरे के घर में जाके उससे उधार मांग के शराब पी रहा हूँ या चोरी चकारी कर रहा हूँ। और आप दोनों का मुझे ये शराब को लेके ऐसे टोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा, आपका भी यहाँ मेरे दिल में आता है तो मैं पी लेता हूँ, मेरे दिल में नहीं आएगा तो मैं नहीं पीऊँगा। सोना पसंद था उसे, हमने कहीं मना नहीं किया, बना दिया उसके लिए अंगूठियां, चेन, जो उसने कहा। लेकिन एक बात बोलूं, वो पीता था, लेकिन उसूलों का बड़ा पक्का था। कभी अय्याशी नहीं की, कभी किसी औरत के साथ उसने बदतमीजी नहीं की। एक लड़की से प्यार किया, वो भी उसने हमें आकर बता दिया, और हमने भी उसे दिल से मंजूरी दी। उसकी तो उसके साथ शादी होने वाली थी। कौन थी ये लड़की जिससे आशीष शादी करने वाला था? हाँ आदित्य, मैं कल से ज्वाइन करूंगी। ओके, तो शरद सर से कह देना कि नहीं, कुछ मत कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शिल्पा, बेटा बाहेर ये, पोलीस आली।
साहब अगर ये रेगुलर कस्टमर होता तो मैं फटक से पहचान जाता। वैसे 15 की रात को मैं होटल में नहीं था साहब। आपके बार में सीसीटीवी है? नहीं साहब। नहीं? क्यों? वो अभी तक लगवाया नहीं साहब। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी जल्द से जल्द लगा दूंगा साहब। आपके बार में कोई तेज नजर वाला, कोई तेज याददाश्त वाला वेटर है? वैसे सभी तेज है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो लोग याद करके बता पाएंगे। आप बोलते हैं तो मैं अभी उन लोगों को पूछ लेता हूँ साहब। अभी जाकर पूछो कि 15 तारीख को आपके बार में ये लड़का किसके साथ था? सर, आशीष ने बाइक कुर्ला स्टेशन पर छोड़ी और वहाँ से यहाँ चल के आने में कम से कम 10 मिनट लग जाते। उसने बाइक स्टेशन पर छोड़ दी, मतलब उसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। हाँ सर। सर, यहाँ से कुर्ला स्टेशन के रूट पर कोई ना कोई दुकान तो होगी जिसके सीसीटीवी में शायद ये लोग दिख जाएं। जाओ और जाकर खंगालो इस रूट के सीसीटीवी। जी, आशीष मेरा बॉयफ्रेंड था। सिर्फ बॉयफ्रेंड? आशीष के माँ बाप तो कह रहे थे कि शादी की बात चल रही थी, और सुना आप लोगों ने भी मंजूरी दे दी थी। हाँ, हमारी मंजूरी थी, मगर आशीष को कुछ बातें मंजूर नहीं थी। कैसी बात है शिल्पा? आई पक्का तुझे कोई एतराज नहीं है? हाँ बेटा, अरे भले ही वो परप्रांत का लड़का है, लेकिन कितने साल हुए हमारे पास में ही रहता है। अच्छा लड़का है और उसके घर वाले भी अच्छे लोग हैं। शिल्पा, एक बात फ्रैंकली बोलूं? हाँ दादा। आशीष और तेरी बचपन की दोस्ती है, प्यार हो गया समझते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू ग्रेजुएट है, कॉल सेंटर में जॉब करती है, और वो आशीष 12वीं फेल है, अपने बाप की बेकरी चलाता है। चल, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रोज रात को दारू पीता है। तू बेवड़े से शादी करेगी क्या? कुछ भी है दादा, बेवड़ा वगैरह बोलू ना, कोस आशीष ला। इस उम्र में जो रोज शाम को दारू पीता है उसे बेवड़ा नहीं तो क्या बोलूंगा मैं? और उसके पूरे घर वालों को पता है, वो उसके चाचा संजय चाचा, उनको भी पता है, सब जानते हैं, लेकिन बेवड़ा शब्द बोलने से रह जाते। आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं दादा। आशीष उतनी भी ज्यादा शराब नहीं पीता। उसे पूछ के देख कि वो शराब छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। लेकिन वैसे तो आशीष अच्छा लगता है ना आपको? शिल्पा, मुझे तू अच्छी लगती है सबसे ज्यादा। किसी दिन शराब पीकर उसने तेरे पे हाथ वाथ उठाया ना, तो तू तो प्यार का सोचकर झेल लेगी, लेकिन मैं नहीं चलूंगा ये शपथ। 1 मिनट, तूने आज तक मुझे पिए या बिना पिए किसी पे हाथ उठाते देखा है क्या? नहीं। तो फिर तू ड्रिंक क्यों करता है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार। ये क्या बात हुई? देख आशीष, तू पीना छोड़ दे। मेरे आई दादा अग्री हैं, तेरे मम्मी पापा अग्री हैं, मैं भी अग्री हूँ। वाह, तो तू ही अग्री नहीं थी अब तक। आशीष, बाबू पीना अच्छा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं होती, लेकिन लिमिट के बाहर। मुझे अपनी लिमिट मालूम है और मैं शौक से पीता हूँ। जैसे ये अंगूठी, ये मेरा शौक है, ये गले की चेन, ये मेरा शौक है। तो मुझे ये किसी शराबी की तरह ट्रीट मत कर, समझी? हाँ, तो शराबी रातों रात तो नहीं बनते ना, रोज पीते पीते ही बनते हैं। तुम भी बन जाओगे और फिर मुझे पीटोगे भी। मैं ये सब नहीं झेलूंगी, हाँ, कह देती हूँ। कैसी बात कर रही है तू? तुझ पर हाथ उठाऊंगा मैं? हाँ, मेरी जान पर? जान हो ना तेरी, तो फिर अपनी जान के लिए एक शौक नहीं छोड़ सकते तुम? आशीष, तुम्हें चुनना होगा, जान या शराब। यार, ये कैसा धर्म संकट है यार? कोई धर्म संकट नहीं है आशीष। 6 महीने तक तुम एक ड्रॉप भी नहीं पियोगी, तभी हमारी शादी होगी। उसने फैसला कर लिया था, उसके लिए मुश्किल नहीं था, मगर मेरे लिए। थैंक्स आशीष, कम से कम तुमने मेरी आंखें तो खोल दी। ऐसा नहीं है यार, लेकिन मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और तू भी मुझ पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकती है, समझी? तुझे तेरी शराब उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसे तू प्यार समझता है, और जिसे तू प्यार समझती हो, प्यार नहीं लगाम है। मैंने तुझे कोई चीज छोड़ने पकड़ने को बोला क्या? तुझे कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी आशीष, क्योंकि मैं हमेशा पूरी की पूरी तुम्हारी रही हूँ। मगर तुम शराब के कब बन गए ये मुझे पता ही नहीं चला। 6 महीने पहले हुआ था ये, कहने को तो ब्रेक ऑफ था, मगर मैं जानती थी आशीष और मैं वापस जरूर मिलेंगे, वो मान जाएगा। और मैं तब तक वेट करने के लिए तैयार थी मैडम, जब तक आशीष शराब नहीं छोड़ देता। मगर आशीष तो मुझे ही छोड़कर चला गया। किसने मैम, किसने मार डाला मेरे आशीष को? कादिर, मैं अपने कांस्टेबल स्टॉल में नहीं भेजना चाहती हूँ, पर मुझे आशीष की गर्लफ्रेंड शिल्पा मोरे का बड़ा भाई संदीप मोरे, इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है मैडम, स्पॉट लगा देता हूँ इस संदीप मोरे के पीछे। शिल्पा आशीष के अलावा किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने आशीष के सामने दारू छोड़ने की कंडीशन भी रखी थी। समझा मैडम? लेकिन आशीष दारू छोड़ने को रेडी नहीं था। मतलब संदीप के पास एक बहाना था शिल्पा की जिंदगी से आशीष को आउट करने का। मतलब जिंदगी से आउट?
कुर्ला स्टेशन और तिलक नगर जहाँ पर कंचन बार है, और हमें उसकी लाश मिली यहाँ गोडबंदर की खाड़ी के पास। सर वो 2 या 3 जितने भी लोग थे शायद आशीष को जानते थे। आशीष का दोस्त किरण अब भी हमारी रडार में है सर। हालांकि उसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड शो करते हैं कि 15 की पूरी शाम और रात को वो अपने घर पर ही था। ये किरण उसके कई दोस्तों में से एक था ना, उसके कई ड्रिंकिंग पार्टनर थे जिन्हें वो पूरी दिलदारी के साथ पिलाता था। जी हाँ सर, इनमें से कई सारे दोस्तों को उठाकर मैंने क्वेश्चनिंग भी की। सर ये सच है कि हर बार ड्रिंक्स का बिल वही भरता था, लेकिन हम कभी कभार ही बैठते थे उसके साथ। वो कई लड़कों को पिलाता, उन्हीं में से मैं भी एक था, लेकिन उस रात में उसके साथ नहीं था। सर हर बार बिल वही भरता था और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मुझे उसके साथ बैठे 1 साल के ऊपर हो गया। उसके लास्ट बर्थडे पर बैठे थे सर। ऐसे टोटल 19 पीने वाले पार्टनर्स कम दोस्तों से बात की मैंने। उनके कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है। मर्डर की रात को आशीष के आसपास भी नहीं थे ये लोग। सर 15 दिसंबर की शाम को आशीष ने अपने किसी भी दोस्त को फोन करके बुलाया नहीं, पर शायद जब वो पानी पूरी खाने गया होगा तब उसे कोई रास्ते में मिला होगा। आशीष, आशीष, कैसा है भाई तू? हमेशा की तरह मस्त। तू बता कहाँ था इतने दिन? बस भाई तुझसे ही मिलने आ रहा था। हाँ तो बोलना, क्या बात है? तुम्हारा अनुमान सही लग रहा है गायत्री, तुम्हारी थ्योरी भी सही लग रही है। वो 2 या 3 लोग होंगे जो बाइक पर नहीं आ सकते थे, इसलिए आशीष ने अपनी बाइक कुर्ला स्टेशन पर पार्क कर दी होगी। सर शायद आशीष को मालूम होगा कि हैवी ड्रिंकिंग होने वाली है और वो बाइक चला नहीं पाएगा, इसीलिए उस अपनी बाइक पार्किंग में ही रहने दी होगी और अपने दोस्त किरण को फोन करके बुलाया होगा। ये पॉसिबिलिटी भी लग रही है। वो जो लोग भी थे जो आशीष को मिले या उससे मिलने के लिए भेजे गए, उनका पहले से प्लान था आशीष को मारने का। आशीष के गले की चेन्स, कानों की बालियां और अंगूठियां, ये सब निकाले गए। अगर नहीं निकाले जाते तो शक डायरेक्ट मर्डर पर जाता, जो कि अटैक का असली मकसद था। अगर मोटे मर्डर का था सर, चोरी का नहीं, तो एक सवाल उठता है कि इतने खुश मिजाज और पॉपुलर यंग लड़के के कत्ल का कारण क्या हो सकता है? सब पीने की आदत। शायद आशीष की पीने की आदत से किसी को कोई प्रॉब्लम थी। पीता था इसलिए मार डाला। मर्डर का ये मोटिव थोड़ा हल्का लग रहा है, पर हमने मर्डर्स किन किन कारणों से होते नहीं देखे, इसलिए मैं इसको रूल आउट तो नहीं करूंगा। सर अगर हम ये फैक्ट पकड़ के चले कि पीता था तो मार डाला, तो हमारे सामने 3 सस्पेक्ट है। पहला आशीष के माँ बाप, दूसरा आशीष के चाचा संजय जायसवाल, और तीसरा आशीष के चाचा संजय जायसवाल का बेटा सुनील जायसवाल। शिल्पा को रूल आउट नहीं करते हैं सर। आशीष ने शराब की वजह से उसे रिजेक्ट किया था, काफी स्ट्रांग मोटिव बनता है। सर शिल्पा का भाई संदीप को भी आशीष पे काफी गुस्सा रहा होगा, या फिर कोई और करीबी बंदा या बंदी जिसे आशीष के पीने की आदत से चोट पहुंची होगी, दर्द हुआ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था रामकुमार, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सबकी मदद करता, दयालु लड़का था, कभी कोई गलत काम नहीं किया। कितना साफ दिल था आशीष बाबू का। क्या कर सकते हैं आप जब आपकी आंखों के सामने आपका लाडला धंस रहा हो खतरों के दलदल में, और मदद के लिए दिया हुआ हाथ भी नहीं पकड़ रहा और ना ही आपकी आवाज सुन रहा। हाँ, दिल का बहुत साफ था आशीष। ऐसे साफ दिल वाले लोग दुनिया में कहाँ मिलते? मतलबियों की दुनिया। वो दिल खोल कर पैसे उठाता और हर कोई दोस्त बनकर पीने आ जाता। क्या पता इनमें से किसी ने उसे मार डाला या फिर किसी और ने। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। सर गुड लक है। कुर्ला स्टेशन से कंचन बार की तरफ जाने वाले रोड पर एक हार्डवेयर शॉप है जिसके पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ मैडम, ये शिल्पा के भाई संदीप के बारे में कुछ खास खबर नहीं मिली अब तक। ये एक मेडिकल कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में सर्विस करता है मैडम। हाँ मैंने फोन रिकॉर्ड्स खंगाले पर कुछ खास मिला नहीं। गायत्री, सर एक सीसीटीवी में आशीष दिख गया है, उसके साथ 2 बंदे हैं लेकिन उनके चेहरे नहीं दिख रहे। ये तो अच्छा है ना सर, पीठ से भी काफी कुछ पता चल सकता है। आशीष के कॉल रिकॉर्ड से भी हमें कुछ मिला है।
15 दिसंबर की दोपहर को 1:30 बजे उसके चाचा संजय जायसवाल ने उसे कॉल किया था। ये चाचा हमारे शक के दायरे में पहले से ही था, तो मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। पता चला कि इसने ये जो कॉल किया था 1:30 बजे आशीष को, ये घोड़बंदर से किया था। सर, राम कुमार का कजन ब्रदर है संजय जायसवाल। इसकी भी कुर्ला में वैसी ही एक बेकरी है, लेकिन राम कुमार की बेटर बिजनेस करती है। और इस संजय जायसवाल को अपने भाई राम कुमार से शिकायत थी कि वो अपने बेटे आशीष को भटकने दे रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि इसके चलते उसका बेटा सुनील भी भटक सकता है, शराब पीनी शुरू कर सकता है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये चाचा घोड़बंदर के सुनसान इलाके में लोकेशन देखने गया हो जहां वो आशीष को मार सके, और ये उसके आदमी थे जो आशीष को वहां ले गए और उसे खूब शराब पिलाकर मार दिया। पॉसिबल है। तो उठवाएं इस चाचा को सर? अभी नहीं, पहले सीसीटीवी के दोनों बंदे या दोनों में से कोई एक आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद धर लेंगे मास्टरमाइंड। मम्मी, मैं बेकरी जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। हाँ। सर, 6:05 पर तीनों दिखेंगे, आशीष और उसके साथ के बाकी दोनों। नो डाउट ये आशीष है, साफ दिख रहा है। लेकिन बाकी दोनों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं सर। सर, पर सब एक ही उम्र के लग रहे हैं। लगता है इन्होंने अपनी बाइक पार्किंग लॉट में छोड़ी और बार की तरफ बढ़ गए। गुड जॉब मानिक, बढ़िया काम किया तुमने। थैंक यू सर। अब इसी जोश के साथ आसपास के जो दूसरे सीसीटीवी है वो भी स्कैन करो। अगर ये एक बार भी हमें बार में जाते वक्त या बार से निकलते वक्त दिख जाए तो समझो केस क्रैक होना शुरू। सर, हर मुमकिन जगह पर ट्राई कर रहे हैं। 2 कांस्टेबल्स चेंबूर और घाटकोपर तक चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी पीठ देखकर इनके कोई चेहरे पहचानता है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं पता कि ये दोनों कौन है। क्या ये दोनों आशीष के दोस्त हैं जिन्हें आप जानते हैं, या इस चौल में रहते हो ये? सॉरी मैडम, मैं आशीष के उन दोस्तों से ताल्लुक नहीं रखती थी जिनके साथ वो शराब पीता था, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि उसके एक भी दोस्त को मैं नहीं जानती थी। जानती नहीं हो, पर शायद तस्वीर देख के पहचान सकती हो। ये देखो, ये लाल स्वेटर वाला बंदा, इसे पहले कभी देखा है? ना, ये दोनों कुछ पहचाने से नहीं लगते। और वैसे भी आशीष के दोस्तों को मैं कैसे पहचानूंगा? सुनील उर्फ सनी, तुम आशीष के हम उम्र हो तो तुम्हारे कॉमन फ्रेंड्स तो होंगे ही। नहीं सर, मैं सिर्फ आशीष भैया से क्लोज था, उनके दोस्तों से नहीं। इन दोनों को ध्यान से देखो। इन दोनों में से ऐसा कोई है जो आशीष का दोस्त हो? आशीष जब तुम्हें रोज सेवपूरी पार्सल देने आता था, कभी देखा उसके साथ किसी को? साहब, वैसे मुझे जब सेवपूरी देने आते आशीष बाबा हमेशा अकेले ही रहते हैं। और साहब, ऐसे पीछे से देखकर कौन पहचान पाएगा कौन है दोनों? पूरी जिंदगी वेट करेगी उसका, और वो पूरी जिंदगी पी पी के बर्बाद करेगा। शिल्पा, हर तरह से अच्छे और एक से एक रिश्ते आ रहे तेरे लिए। तुझे ना आशीष के भूत को बुलाना होगा। शिल्पा बेटा, संदीप बिल्कुल ठीक कह रहा है। आशीष कभी दारू नहीं छोड़ेगा। आई दादा, मुझे आशीष पर पूरा भरोसा है। वो पक्का शराब छोड़ देगा और सीधा मेरे पास आ जाएगा। साहब, घाटकोपर के मोमिनबाड़ी से बोल रहा हूँ। एक बंदा है जो 15 दिसंबर की रात से गायब था और आज एक जौहरी के पास अंगूठी बेचने निकला है। कौन है ये? यूसुफ खान नाम है। कोई हिस्ट्री नहीं है अब तक, लेकिन बंदा काफ़ी चैप्टर है। और यहीं मोमिनबाड़ी से एक और पंटर है, नबील। 7 लफड़े करते हैं और ये नबील भी 15 की रात से ही गायब था। आज 22 को ही उभरा है। सर, इकबाल खबरी का कहना है कि लाल स्वेटर वाला यूसुफ हो सकता है और ये बगल वाले नबील, ये दोनों पिछले 1 हफ्ते से गायब हैं। ले आओ दोनों को।
पता तो चले एक हफ्ते से साले कहाँ हनीमून मना रहे थे। अरे साहब साहब रुको। अरे हमें क्या लल्लू पंजू समझ के रखा है क्या कि जब चाह हमारे लड़कों को उठा के लेके जा रहे हो? हमारा ना लेना ना देना, कहीं कुछ हुआ आ जाते हैं हमारे लड़कों को परेशान करने। ओ साहब बताओ तो सही, हम लोग क्या किए ले साहब? ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अब काम के लिए मुंबई से बाहर जाना गुनाह कब से हो गया? अरे एक बात याद रखना साहब, मेरे लड़कों को खरोच भी आई ना, सस्पेंड करवा दूंगी तुम सब लोगों को। आखे मुंबई बंद करवा दूंगी, समझे तुम लोग? जीनत खान नाम है मेरा, जीनत खान। साहब माँ कसम, हम लोग को मालूम ही नहीं है कि आशीष जायसवाल कौन है, क्या है। साहब ये नाम तो हम लोग ने पहली बार सुनेला है। ये लाल स्वेटर वाला तो तू है। ये कौन है? तू है नबील? या फिर तुम्हारे गैंग का कोई तीसरा आदमी है? साहब ये आप क्या बोल रहे? ये मैं हुई नहीं साहब। साहब आप भी जानते हैं अपन है ही नहीं साहब। ये अंगूठी किसकी है जिसे तू बेचने की कोशिश कर रहा है? मेरी है साहब। बिल कहाँ है इसका? साहब ये बहुत पहले की है तो बिल गुम हो गया साहब। यूसुफ, हमने सुना था कि तेरी अम्मी हम सबको सस्पेंड करवाने वाली थी। अरे साहब वो गुस्से में बोल दी होगी, माफ कर दो ना। गुस्से में नहीं, डर से बोली, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम 15 दिसंबर की रात को क्यों गायब हुए, और वो ये भी जानती है कि आज एक हफ्ते के बाद तुम लोग सामने क्यों आए। अब उसे उठवाकर पूछवाएं या तू खुद बोलेगा? साहब हम लोग वाकई आउट ऑफ मुंबई गए लेते साहब, काम से। हाँ साहब, काम के वास्ते ही गए थे हम लोग बाहर, और मर्डर अपना लाइन है ही नहीं साहब। तो फिर क्या लाइन है तेरी? शर्मा मत, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। बोल। हाँ मानिक, कुछ मिला क्या? फेसिंग मिल गया मैडम। कहाँ मिला? यहीं तिलक नगर में कंचन बार से 15 मिनट की दूरी पर एक वाइन शॉप है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का दारू खरीदते हुए दिखा है, जो कि आशीष के साथ चल रहे 2 लड़कों में से एक लग रहा है। ये और ये एक ही है, सेम शर्ट। इन्होंने और शराब खरीदी और फिर यहाँ से निकले होंगे घोड़बंदर की ओर। सर ये नबील तो नहीं है, और अगर वो रेड स्वेटर वाला यूसुफ है तो ये कोई तीसरा बंदा होना चाहिए। सर जैसा कि हमने शुरू में अनुमान लगाया था, 2-3 लोग थे, शायद 3 थे। यूसुफ यहाँ है और ये तीसरा यहाँ है। नबील सीसीटीवी कैमरे के फ्रेम से शायद बाहर रह गया हो। भाई पुलिस को क्या बोलना है? बोलना क्या है? वो कुछ बोलेंगे कि हम लोग कुछ नहीं खेले हैं, ना यहाँ ना वहाँ। समझा? समझा। बस मेरी अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग कुछ लफड़ा किए हैं, नहीं तो अम्मी उधर के उधर हाथ खड़ा करेंगी यार। सर जो सोने की अंगूठी इन्होंने बेची, वो अंगूठी हमने रिकवर की जौहरी की दुकान से, लेकिन आशीष के पेरेंट्स और उसकी गर्लफ्रेंड शिल्पा का कहना है कि अंगूठी उसकी नहीं है। सर शौकीन बंदा था, हो सकता है उसने ये वाली अंगूठी खरीदी और अपने घर वालों को ना बताया हो। और सर शिल्पा से तो वो कई अरसे से नहीं मिला था, और ये वाली खरीदी हो शायद वो अपने पॉकेट में रखता हो या वॉलेट में रखता हो। इस यूसुफ और नबील की जोड़ी का कुछ ना कुछ झोल जरूर है। मर्डर के तुरंत बाद दोनों गायब हो गए, दोनों ने अपने फोन स्विच ऑफ किए, फिर अचानक से अंगूठी बेची। पता करते हैं कि मर्डर का मकसद लूट था या फिर दोनों को मर्डर करने के लिए किसी और ने भेजा था। इस यूसुफ और नबील के मूवमेंट सस्पिशियस तो थे, पर क्या इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशंस उन्हें मर्डर से डायरेक्टली लिंक कर रहे थे? नहीं, डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं बन रहा था। मर्डर काफी प्लान तो लग रहा है सर। ये यूसुफ, नबील और वो तीसरा बंदा जो सीसीटीवी में दिख गया था, इन तीनों ने मिलकर आशीष का मर्डर किया होगा, और प्लान कुछ ऐसा बना होगा कि शराब में नशीली दवाई मिलाकर आशीष को पिला देना और किसी तरह उसे घोड़बंदर ले जाके वहां पे मार देना। प्लान क्लियर था, आशीष जायसवाल का मर्डर। इस प्लान को सामने लाने में, समझने में हमें कम से कम 1 महीना और लग गया। उस वक्त हमें एक चीज मालूम नहीं थी। हमने जिन जिन लोगों को हार्डवेयर शॉप का सीसीटीवी ग्रैब दिखाया, सभी ने उसे देखकर यह कहा कि वो इस बैक टू कैमरा पिक्चर को नहीं पहचानते। पर एक इंसान था जो झूठ बोल रहा था। दरअसल उसने कातिल को पहचान लिया था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.